नारायण नारायण तो आज हम देखेंगे जो डिसर्टेशन होता है उसमें कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है और उनके जो एसेंस है, उनके जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो वे ऑफ राइटिंग है वो कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसके अंदर जितने सारी चीज़ें हैं, इतने आपका जो भी टाइटल होगा उसके रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करनी होगी वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे कि ये बताता है इंट्रोडक्शन पार्ट की ये एक रोड मैप है, ये इसको इसी के रोड मैप के बेसिस में हम लोग को पूरा अपना डिसर्टेशन कंप्लीट करना है। और हम लोग के जो टाइटल है उसमें आप जो भी चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हो, चाहे वो इमोशनल हो, इंटेलिजेंस हो, स्ट्रेस हो, उसके कितने टाइप्स के टॉपिक्स हो, उसको जितने एलोबरेट कर सकते हो वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और ये सबसे अच्छा भी होता है बिकॉज़ आप उस समय जैसे-जैसे आप अपना प्रोजेक्ट बनाते जाओगे तो उसमें आप अपने जितने भी रिसर्च करते जाओगे उसमें आपको आइडियाज़ मिलेगा और उसमें और भी थ्योरेटिकल चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है? और ये क्रूशियल क्यों है? जैसे कि इसमें लिखा है कि व्हाई इट इज़ क्रूशियल, क्योंकि ये फंडामेंटल जो फाउंडेशन है अपने प्रोजेक्ट का वो एक सेट करता है। ठीक है? एक रोड मैप सेट करता है ताकि उसी के बेसिस में हम लोग आगे के जितने भी चैप्टर्स है उसको उसी के बेसिस में उसको एक्सप्लोर करें। ठीक है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो उम, चैप्टर है इसमें आप जितने भी चीज़ें इंक्लूड करोगे वो आपके डिसर्टेशन के रिलेटेड जितने भी एक्यूरेट रहेगा वो आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इससे आप समझ सकते हो अपने प्रोजेक्ट का जो भी ओवरव्यू है। ठीक है? वो आप समझ सकते हो। फिर आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 क्या बताता है? चैप्टर 2 बताता है जितने भी पास्ट रिसर्च है उसके रिलेटेड आप जितने भी आपने रिसर्च किया या और जो भी आपके टॉपिक के रिलेटेड जितने भी पास्ट रिसर्च हो चुके हैं, उसके रिलेटेड आप जितने भी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करेंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। मैं आगे बताऊँगा क्योंकि ये जो चैप्टर 2 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ती है। इसमें आपको थीम, डिबेट्स, फील्ड एरिया, वीकनेस, स्ट्रेंथ और जो गैप है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है गैप। तो जब वो जो गैप होता है, जो रिसर्च का गैप होता है, वही हम लोगों को आगे जाके इसमें पर्पस देता है, ऑब्जेक्टिव देता है, हाइपोथेसिस देता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो चैप्टर 2 इसलिए भी हम लोग लिखते हैं क्योंकि हम लोग समझ पाएँ कि इसमें जो भी चीज़ें पहले अगर किसी ने रिसर्च नहीं की है और अभी आपको उसपे रिसर्च करना है, तो उसको आप कैसे इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? अपने प्रोजेक्ट में कैसे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो उसके एक क्लियरर व्यू देने के लिए भी हम लोग चैप्टर 2 इंक्लूड करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है? और ये क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है? आपके एकेडमिक जो रिसर्च का पार्ट है उसको जस्टिफाई करने का मीन्स आपको समझाने का मीन्स आप कितने अपने सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो, ये भी आपको एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव देता है। तो चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर आते हैं चैप्टर 3। तो हम लोग जो गैप के बारे में बात कर रहे थे उसमें आपको पता चलेगा जो जो गैप है, वो गैप इसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग जस्टिफिकेशन का एक वर्ड होगा, आप देख रहे होंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये जो जस्टिफिकेशन वर्ड है, ये आगे जाकर आपको अपना ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हेल्प देता है। और इसको जैसे-जैसे आप अपने चैप्टर 3 में जैसे-जैसे आप गैप में लिखोगे अपना जो की कंपोनेंट्स है उसको समझाओगे अपना जो गैप है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो भी सारी चीज़ें मिलेगी वो यहीं से मिलती है। तो अपना जो गैप इट ब्रिज द गैप आइडेंटिफाइड जैसे इसमें मैंने लिखा है, ठीक है? वो लिटरेचर रिव्यू के थ्रू से जाके ये चैप्टर 3 को में हम लोग मेंशन करते हैं, ताकि हम लोग जो चैप्टर 4 में जो ऑब्जेक्ट और हाइपोथेसिस को मेंशन करेंगे, ठीक है? इसके बाद उसमें आपको उसको उसको अच्छा एक क्लियरर व्यू मिले, ठीक है? और उसी के बेसिस में आप अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सको, ठीक है? फिर आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो जैसे कि 1, 2 और 3 जैसे इम्पोर्टेंट था, 4 भी वैसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसी में सारी चीज़ें जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट होता है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद जो एलिमेंट्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल हो या डेटा कलेक्शन हो, वो सैंपल स्ट्रैटेजी हो, वो डेटा एनालिसिस हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है।
और धीरे-धीरे जैसे आप ये देखोगे अपना डिसर्टेशन भी देखोगे तो अगर मेथोडोलॉजी आपने लिखा होगा तो रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रॉब्लम ये सारे वर्ड्स आपने इंक्लूड किया होगा। और उसके बाद ये सारे अगर आपने नहीं बनाया तो मैं एक सैंपल भी आपको प्रोवाइड करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? कि आगे जाके आपको अच्छे-अच्छे अपडेट्स मिले इस चैनल पर। देन हम लोग आते हैं अपने पॉइंट में जैसे कि डेटा कलेक्शन मेथड्स होता है तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं टूल्स कैसे होता है, ठीक है? टूल्स वगैरह इसमें मेथोडोलॉजी पार्ट में बताते हैं टूल्स क्या है, टूल्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग कैसे आगे का प्रोसेस करते हैं, ये आगे का वीडियो में समझाऊँगा। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया था बिकॉज़ एक ओवरव्यू मिले कि डिसर्टेशन होता क्या है और आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को बनाएँ। धीरे-धीरे ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगे, जो आपके आगे के वीडियोज़ में भी आएँगे, देखेंगे, तो प्लीज़ आप अपना चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अपडेट्स मिले, ठीक है? तो रिसर्च डिज़ाइन बहुत हेल्पफुल रहता है, इसमें बताया जाता है कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड हम लोग आगे का जितने भी रिसर्च है वो कैसे करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन का मेथड्स बताते हैं, ठीक है? उसमें वो हो सकता है प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, ठीक है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव बहुत सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद सैंपलिंग टेक्नीक और सैंपल साइज़ जितने सारे हम लोग मेथड इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस जो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, उसको हम लोग कैसे कौन से डेटा एनालिसिस में इंक्लूड करेंगे वो इसमें बताते हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये जो मेथोडोलॉजी पार्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसमें बताता है कि अब हम लोग जो अपना नया स्टडी कर रहे हैं वो कौन-सा उसका क्राइटेरिया है, क्या-क्या क्राइटेरिया है वो उसमें ये चैप्टर 4 में मेंशन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देन आता है डिसर्टेशन देन आता है रिज़ल्ट क्या होता है? तो रिज़ल्ट होता है जो भी हम लोगों ने डेटा एनालिसिस किया है उसको अच्छे से हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उसको अच्छे से कवर किया और उसके बाद हम लोग जो भी उसका टेबल ग्राफ और जो भी सारे रिज़ल्ट है उसको इंटरप्रिटेशन बताते हैं, ठीक है? उसका डिस्कशन बताते हैं। और ये सारी चीज़ें जो बताते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है चैप्टर 5 और प्रैक्टिकल मीन्स स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव भी अकॉर्डिंग हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कंक्लूज़न वगैरह जो आएँगे इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कंक्लूज़न आता है ताकि रिज़ल्ट आने के बाद कौन-कौन सी चीज़ें कंक्लूज़न में आएगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? और उसके बाद आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन ये सारी चीज़ें इसलिए इंक्लूड होते हैं क्योंकि हम लोग को एक प्रोजेक्ट को में लास्ट में हम लोग को उसको जस्टिफाई करनी पड़ती है कि इसमें कौन-सी चीज़ें हो सकती है, कौन-सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है और आगे जाके कौन-सी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें बताया जाता है। और उसके बाद आता है रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जो जेन्युइनिटी जो ओरिजिनल जो चीज़ें हम लोग अपने रिसर्च में डालते हैं, जो इंक्लूड करते हैं उसका उनका क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, उसको साइटेशन भी कहते हैं, उसको रेफरेंसेस भी कहते हैं, ताकि हम लोग एक अपने प्रोजेक्ट को जेन्युइनिटी अपने प्रोजेक्ट को प्राइमरी डेटा या जेन्युइन बताने के लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है और इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग जैसे हमने डिस्क्राइब किया था कि कैसे उसको आगे जाके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि इस एक एग्ज़ाम्पल पे कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे कवर होता है। तो जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का आपको दिख रहा है, इसका टाइटल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की है, उसमें से वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो बेसिक पार्ट है और उसके बाद जैसे-जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट फिर डिप्रेशन के बारे में समझाया गया है, तो ऐसे करते-करते आपको पूरा एक लेवल अप देना पड़ेगा और यही रीज़न होता है कि ये एसेंस बताता है, ठीक है? कि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें क्या कौन-सी चीज़ें इंक्लूड होती है और कौन-सी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? और उसमें आपका जो मेन क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें आपने कौन-कौन से टॉपिक इंक्लूड कर सकते हो, वाइवा में क्वेश्चन्स आते हैं। और इसी को कवर करने के लिए आपको थोड़ा-सा क्या करना होगा कि वन लाइनर बनाना होगा और जैसे कि आप वाइवा दे रहे हो तो उसमें ध्यान रखना है कि वन लाइनर से जितनी भी सारी चीज़ें आप अपने वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी में इतना याद रहता नहीं है और कुछ-कुछ वाइवा में बहुत कम समय मिलता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको कोशिश करना है कि अपना जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज़ होना चाहिए और थ्योरेटिकल के हिसाब से भी होना चाहिए और देन आप एक लाइनर में कितने सारे वर्ड्स आप ऐड ऑन कर सकते हो। आपके पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग वो आप ध्यान दो। देन इसमें जैसे कि आप देख रहे हो डिप्रेशन के बारे में
चिल्ड्रन लाइफ स्पैन, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की थी बिकॉज़ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे आप पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, आप वो मैं क्या कहना चाहता हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सारे जो टॉपिक है वो टाइटल के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है? और जैसे-जैसे आप अपने थ्योरेटिकल जितने आप इंक्लूड कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है, बट वहाँ जाके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि थ्योरीज़ ज़्यादा इंक्लूड करने के बाद भी पूछते हैं कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें ऐड ऑन की है, मीन्स कौन-कौन से वर्ड अगर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोल सकते हो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है, तो एक ओवरव्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है? आप एग्ज़ैक्ट नहीं भी बोल पाओ तो एग्ज़ैक्टली आपका जो एसेंस है, जो आपका डिसर्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। और वहाँ जाके ऐसा नहीं हो सकता कि वाइवा में आप कुछ और कहे या आपको ऐसा ना लगे कि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी नहीं है और आपने खुद से नहीं बनाया, ये सारा चीज़ नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली आपको अपना जो एसेंस है वो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में ही मिल सकता है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज़ उसी से पता चलेगा कि आपका कितने क्वेश्चन्स वहाँ से अराइज़ हो सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा आएगा कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो अच्छे से आप उसको सही से मीन्स समझ पा रहे हो कि नहीं, अपने प्रोजेक्ट को समझ पा रहे हो कि नहीं, वो वही देखते हैं, जो एक्सटर्नल्स आते हैं वाइवा के लिए। तो उसमें आप उसी को ध्यान दो। एंड देन हम लोग लिटरेचर रिव्यू में अगर आप देखोगे, हम लोग बहुत सारे स्टडीज़ हम लोग मेंशन करते हैं, बट इसमें याद करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि लिटरेचर रिव्यू का जो एसेंस है, जैसा मैंने अभी बताया था कि रिसर्च गैप खोजते हैं, वो याद रखना है, प्लस कौन-कौन सी चीज़ें कौन-कौन से ईयर तक आपने थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू आपको लेना है कि कौन-सा ईयर तक आप कवर कर रहे हो, कौन-सा ईयर तक आप लेने लिया है, ठीक है? अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछें कि ये नया पुराना क्यों है? बहुत सारे चीज़ों में इसमें आता है कि लिटरेचर रिव्यू पुराना डालते हैं, तो वो कहते हैं कि वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि पुराना डाला है, ये डाला है। आप बोल सकते हो कि देखो पुराना भी डाला है, सॉरी, पुराना भी डाला है, तो आप उसमें बोल सकते हो कि जो मेरी रिसर्च है वो जेन्युइन है और जो रिसर्च है वो ज़्यादा जस्टिफिकेशन दे रहा था मेरे प्रोजेक्ट को, नए-नए चीज़ों में जो-जो था वो ज़्यादा रिज़ल्ट उसका इतना पर्टिकुलर नहीं था मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, इसलिए मैंने उसको पुराना जितना भी मैंने अपने हिसाब से जितना भी खोजा है और इंक्लूड किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो वैसा हमेशा अपना क्वेश्चन को टैकल करना शुरू करो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये नहीं बोलना कि ये अगर हो गया तो, अगर आपसे कोई गलती से भी हो गया तो आप उसको वहाँ पे काउंटर बैक दे सकते हो। तो काउंटर बैक देना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपको सब आए, हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ें माइंड में स्किप हो जाए, तो उसको सँभालने के लिए आप अपने आप क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को वैसे रेडी करो, वैसे प्रैक्टिस करो ताकि आप पूरा हर चीज़ कवर कर पाओ, ठीक है? देन आता है रैशनल स्टडीज़। रैशनल स्टडीज़ में जो भी चीज़ें टाइम टू टाइम कवर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिसर्च गैप होता है उसके ऊपर ही हम लोग स्टडी में काम करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। और वो उसमें भी आपको अपना थ्योरेटिकल रीज़न्स के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, रेलेवेंस ऑफ स्टडी हो चाहिए, थोड़े-थोड़े वन लाइनर बनाओ। तो आप जब भी कुछ वाइवा के लिए रेडी करो तो वन लाइनर बनाओ और उससे जितने वर्ड्स आप बना सकते हो उसमें पढ़ के आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप वैसा बनाओ, ठीक है? और फिर जस्टिफिकेशन भी ना देना पड़ता है। जस्टिफिकेशन जो वर्ड्स आता है उसका मतलब ये है कि आपको प्रूफ करना पड़ता है। आपको जेन्युइनिटी देना पड़ता है, आपको एक सोर्स देना पड़ता है ताकि उस पता चले कि मैं आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक जा रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पर जैसे कवर हो जाएगा तो हम लोग चैप्टर 4 में आएँगे। चैप्टर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर 4 में जैसे कि मैंने बताया था थ्योरी वाइज़, तो इसमें आके वही रियल प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बताते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम में क्या होता है, जो भी चीज़ें हम लोग आगे जाके कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट रहता है, उसी को हम लोग इसमें इसमें हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उसमें पता चलेगा कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कैसे होगा, ये जो प्रॉब्लम है आगे जाके कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। उस वजह से रिसर्च गैप वगैरह हम लोग सर्च करते हैं, तो हम लोग उसी से हम लोग ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर मेंशन किया था कुछ देर पहले। और उसमें फिर आप हाइपोथेसिस भी बनाते हैं और उसी के बेसिस में हम लोग टूल्स, एक वर्ड है टूल्स एनालिसिस, टूल्स डेटा एनालिसिस करके एक वर्ड है, या डेटा एनालिसिस करके एक वर्ड है, जो आगे जाके आप समझोगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अपने रिलेटेड मान लो कि कोई भी स्टैटिस्टिकल आपने कुछ चीज़ चूज़ किया, तो वो कैसे स्टैटिस्टिकली प्रूफ हो सकता है? कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने चूज़ किया, तो स्टैटिस्टिकली कैसे प्रूफ हो सकता है, वो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है? फिर देन आप ऑपरेशन डेफिनेशन में जैसा मैंने बताया कि धीरे-धीरे आप सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हो, समझाते हो, ठीक है? डेफिनेशन वाइज़ अपना जो भी आप एक्सप्लेनेशन देते हो, वो देते हो। एक क्वेश्चन इसमें भी आता है कि जो आपका हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव है, ये आप कैसे फाइंड आउट किया? तो आप वही कहोगे कि आप मैंने जो रिसर्च आरओआई आरओआई जो दिया है,
लिटरेचर रिव्यू भी ROL जो दिया मैंने, लिटरेचर रिव्यू, उसमें मैंने फिर रिसर्च गैप को फाइंड आउट किया और उसमें मेंशन किया चैप्टर 3 में। उसी के बेसिस में हम लोग ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को क्रिएट करते बनाते हैं ताकि वो कवर हो पाए। ठीक है। फिर आता है सैंपल। तो सैंपल साइज जो आता है, सैंपल साइज के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग को पता चलता है कि जो चीज़ें का हम जो जिनके ऊपर हम लोग हाँ स्टडी कर रहे हैं, वो कैसे स्टडी कर रहे हैं और कैसे कवर हो पाएगा, उसे हम लोग देखते हैं। और जो सैंपल साइज है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि उसी के बेसिस में हम लोग अपना स्टैटिस्टिकल डेटा को कितना कवर कर पाएंगे, कितना हम लोग प्रूफ कर, कितना जेन्युइनिटी दिखा पाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टडी पर्पस के लिए डिजर्टेशन बनता है, तो इसमें स्मॉल साइज देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि टाइम लिमिटेशन भी होता है। बीपीसी 144 डिजर्टेशन में टाइम लिमिटेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कम साइज भी लेते हैं। और जो एरिया है, जैसे पूछते हैं कि आपका सैंपल एरिया क्या है, सैंपल पॉपुलेशन क्या है, तो आप बोल सकते हो जो एरिया से आपने एक्सट्रैक्ट किया डेटा। ठीक है। जो पार्टिसिपेंट जो एरिया से बिलोंग करते हैं, वो एरिया का नाम आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो भी डिफरेंस है, ये सारी चीज़। फिर एक चीज आता है सैंपल टेक्निक। सैंपल टेक्निक क्या होता है? जो आप जो सैंपल टेक्निक होता है उससे आप किस कौन सी चीज से एक्सट्रैक्ट करते हो, मान लो रैंडम सैम्पलिंग इसमें जैसे पर्पसिव है। तो ये जो चीजें हैं ये टारगेटेड है। आप मीन्स जो भी स्टूडेंट था वो टारगेटेड था, इसलिए वो पर्पसिव। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स कोई भी एज ग्रुप या कोई भी चीज से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पर्पसली मतलब कि कोई भी चीज़ पहले से पर्पस है। मान लो कि किसी पहले टारगेटेड है कि यहीं से इतने ही स्टूडेंट है, इतने ही ग्रुप से निकालेंगे, तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग में इंक्लूड होता है। फिर धीरे धीरे जैसे आप रिसर्च डिज़ाइन में आओगे, रिसर्च डिज़ाइन में फिर पता चलेगा कि इसमें क्या कौन सा रिसर्च ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन भी लिखते हैं और डेटा एनालिसिस टेक्निक भी लिखते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। रिसर्च डिज़ाइन में जो लिखते हैं वो है पूरा ओवरऑल, जो हम लोग अपना स्टडीज में दिखाएंगे वो है कोरिलेशन। ठीक है। ओवरऑल बताते हैं उसमें। और रिसर्च डिज़ाइन में पर्टिकुलर जो जो मल्टीपल चीज़ें हम लोग इंक्लूड करें उसमें बताते हैं। ठीक है। मल्टीपल चीज़ें और मल्टीपल टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं। फिर आते हैं टेस्ट एंड टूल्स। टेस्ट एंड टूल्स में हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन कौन सा मैनुअल और क्वेश्चनरी यूज़ किया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कैसे इसको डेटा इंटरप्रिटेशन किया। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है वाइवा में, तो आप बोल सकते हो कि मैंने अपने डेटा को कलेक्शन कलेक्शन किया अकॉर्डिंग टू जो भी मेरा क्वेश्चनरी था। उसके बाद उसको स्कोरिंग किया अकॉर्डिंग टू माय मैनुअल, जो टूल्स मेंशन है उसका मैनुअल से आप लोगों ने किया। और उसके बाद मैंने अपना स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, उसी के बेसिस में मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया और उसी से इंटरप्रेट किया। ठीक है। ये सारी चीज़ें हुआ लिख करते हैं, ये प्रोसेस होता है। फिर जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिप्रेशन एंजाइटी यहाँ यूज़ हो, तो इसमें पूछ सकते हैं कि यही क्यों यूज़ कर, एक क्वेश्चन एक आता है कि यही टूल्स क्यों यूज़ कर, बाकी और बहुत सारे टूल्स है, तो आप बोलोगे इजी टू एक्सेस, जैसे आप कर सकते हो, इजी टू एक्सेस था। और मेरे जो ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस था उसके उसके जो पर्पस था, और इनका जो पर्पस है टूल्स का, उसका दोनों का मैच कर रहा था, दोनों रिलेटेबल थे, इसलिए मैंने ये चूज किया। ठीक है। देन एनालिसिस टेक्निक जैसा मैंने बताया, तो ये तीन चार चीजें और उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो बहुत कॉमन सी चीज हो तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। उसमें मीन मीडियम मोड को हम लोग मेजर करते हैं, मीन मीडियम मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। और उसमें हम लोग ये भी इंक्लूड करते हैं कि जो मिनिमम और मैक्सिमम है, जो हम लोग का स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम लोग उसको प्रिडिक्ट करते हैं, ताकि हम लोग का डेटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है। फिर उसमें हम लोग कोरिलेशन, इसमें पियर्सन कोरिलेशन यूज हुआ, तो कोरिलेशन क्यों यूज हुआ इसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ मेंशन किया हुआ, तो कोरिलेशन इसलिए भी यूज होता है ताकि अपने प्रोजेक्ट को आप अच्छे से बनाओ। ठीक है। अच्छे से आप कोरिलेट करो, अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कोरिलेट करो, अपना हाइपोथेसिस को कोरिलेट करो। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट तब यूज़ करते हैं, मीन्स कोरिलेशन तब यूज़ करते हैं जब आप कोरिलेट कर रहे हो कि किसी का रिलेशन बता रहे हो, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, बहुत सारी चीज़ें। देन सैम्पल टेस्ट इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम लोग जब कंपेयर करते हैं एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से। ठीक है। तो जेंडर एक ग्रुप हो गया डिफरेंसेस, तो फिर उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी और एकेडमिक स्ट्रेस वगैरह आ जाता है। ठीक है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपना टेबल में आप ले सकते हो, उसका भी मेंशन कर सकते हो। फिर आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में जब हम लोग देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि जो भी मैंने, आप अगर मेरे से प्रोजेक्ट बनाओगे, बाय द वे ये मेरा प्रोजेक्ट मेरे मेरे से बना हुआ है।
तो आप देखोगे ये जो डेटा बना हुआ है, डेटा के बाद मैंने ग्राफिक दिया और उसके बाद ना एक चीज़ मैंने आप देखोगे तो ये एक इंटरप्रिटेशन दिया है। ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब वाइवा के पर्सपेक्टिव में। बिकॉज़ एट लास्ट वाइवा वाले पूछते हैं कि आपने जो रिज़ल्ट निकाला उसका इंटरप्रेट क्या हुआ, उसका क्या मेन रिज़ल्ट आया, तो फिर डेटा इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप बोल सकते हो बहुत थ्योरेटिकल वेज़ में बोल सकते हो। इसका ज़रूरी नहीं कि आप प्रैक्टिकल वेज़ में मीन्स स्टैटिस्टिकल वेज़ में कहो। अधिक से ज़्यादा याद रहता नहीं है मतलब इतना टाइम रहता नहीं है। तो आप अपना जो रिज़ल्ट है वो एक वन लाइनर बनाओ, ठीक है? एक एक अलग-अलग बनाओ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाओ, एक कंक्लूज़न के हिसाब से बनाओ, जो आप इसके नीचे देखोगे डिस्कशन के हिसाब से, तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप मैंने हाइपोथेसिस को अलग से एनालिसिस करके बताया, ठीक है? पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसको मैंने इंक्लूड किया, ठीक है? इसमें इसमें हाइपोथेसिस भी इंक्लूड हो गया, इसमें ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड हो गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आपने जो रिज़ल्ट बना लिया अब वाइवा का टाइम आया। वाइवा में इतना आप हेवी पढ़ नहीं सकते हो, बहुत जन को टाइम भी नहीं होता। ऑब्वियसली आपके पास टाइम है तो आप पहले से प्रिपेयर हो, अगर मान लो किसी के पास टाइम नहीं है, तो आप वन लाइनर बनाओ और उसी के जितने भी चीज़ें हैं, उसमें आप इंक्लूड करो, उसको पढ़ो और अच्छे से समझो, ताकि आपको समझे कि ये प्रोजेक्ट होता क्या है, कैसे बनता है। फिर आप जैसे-जैसे आगे जाते रहोगे तो देखा मैंने एक साइड बाय साइड सारा चीज़ें इंक्लूड किया है, ठीक है? टेबल, ग्राफ़िक्स वगैरह सारा, ताकि वो क अच्छा भी बने और ये बाय द वे मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो उसमें जो भी ग्राफ़िकल टेबल आया उसी के बेसिस में मैंने उसको इंक्लूड किया। फिर एक डिस्कशन होता है लास्ट में आप अपना ऐड कर सकते हो कि आपको क्या मिला। तो अगर वो ओवरऑल पूछे तो ये बताओ और अगर आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक पर ऑब्जेक्टिव बताएँ कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, सेकंड क्या-क्या हुआ, तो उसके बेसिस से आप वो उसको भी कर सकते हो, ठीक है? फिर आता है चैप्टर 6 आता है जैसे मैंने बताया कंक्लूजन इम्प्लीकेशंस आता है। कंक्लूजन में भी वही सेम चीज़ें हैं बट थोड़ा-सा डिवाइड करके हम लोग बताते हैं, कि अगर मेंटल हेल्थ हुआ तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आया, जेंडर बेसिस में क्या आया, कोरिलेशन इसमें जैसे तो आपके कोई-कोई वेरिएबल्स बोल सकते हैं इसमें तो जेंडर बेसिस और कोरिलेशन वगैरह लिखा है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मान लो आपका रिग्रेशन आया, आपका कोई ग्रुप आया तो उसके बारे में आप मेंशन करके यहाँ लिख सकते हो, ठीक है? इम्प्लीकेशन में आप कौन-कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हो, वो आप बता सकते हो। बहुत ईज़ी सा है, वन लाइनर कर सकते हो, समझ सकते हो। बेसिकली एट लास्ट वही है कि आपने क्या परफ़ॉर्मेंस दी। तो अपने प्रोजेक्ट को ऐसा समझो कि अगर आपने ये बनाया और किसी से कुछ भी करके आप अगर इससे किसी से परचेज़ भी किया, तो आप एक बार उसको रीड आउट करो। रीड करने के बाद अपना पॉइंट्स बनाओ, अपना क्वेश्चन्स बनाओ, अपना आंसर को पढ़ो मीन्स रिकॉर्ड करके या बोल के देखो कि ये सही से मैंने बोल पाया कि नहीं और उसी के रिलेटेड हो पाया कि नहीं। तो उसका जो प्रैक्टिस है वो वैसे ही होगा। जितना लिखोगे नहीं, वन लाइनर लिखो और उससे ज़्यादा 100 चीज़ें कहो, एक्सप्रेस करो, तब जाके ये सारी चीज़ें बनेगा। तो जैसे कि लिमिटेशन वगैरह डिलिमिटेशन लिखा हुआ है, तो डिलिमिटेशन अगर आप इससे ज़्यादा अगर हो पाता डिलिमिटेशन का मतलब ही ये होता है कि अगर ये नहीं होता तो वो करते हैं, ये नहीं होता मीन्स कि अगर सैंपल साइज़ ज़्यादा हो तो हम लोग कुछ ज़्यादा ये करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो ऐसे करते हैं। तो ये सारे असम्पशन हम लोग देते हैं, लिमिटेशन तो ऑब्वियस अब पहले से हो चुका है। जो लगे कि हम लोग को ये सारी चीज़ों में इंक्लूड अगर बहुत कम पड़ गया या कुछ चीज़ ऐसे हुई जो नेगेटिव वे में जा रही है, ये सारा आप बता सकते हो। फिर फ्यूचर सजेशन वही चीज़ें आती है जो आगे जाके ये प्रोजेक्ट में काम आ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है लास्ट चैप्टर, ठीक है? चैप्टर 8 जो आता है उसके बाद सारा जितना भी मेंशन किया हुआ, ठीक है? साइटेशन ऊपर भी दिया था, नीचे भी दिया था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद स्किल्स वगैरह आप अपलोड करके अपना डिसर्टेशन फाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो पूरा मैंने प्रोसेस बताया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी से ही सारा चीज़ पता चलता है कि हम लोग कौन से कब चीज़ें कवर करते हैं और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगे और अच्छा लगे तो आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।